एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया को। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है। ओके, पार्ट 1 एंड 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर पहले उन्हें वॉच कर लीजिए। चलिए अध्याय 5 का पार्ट 3 समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, इस चैप्टर में हम दो बिंदुओं पर फोकस करेंगे, एक तो नेपाल और एक श्रीलंका। यानी कि हम दो देशों के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे कि नेपाल किस तरीके का देश है, वहाँ किस तरीके का राजतंत्र और लोकतंत्र था। उसके बाद श्रीलंका कैसा देश है, वहाँ पर क्या राजनीतिक प्रणाली चलती थी और वहाँ पे कौन सा जातीय संघर्ष चलता है। ओके, तो आपको बता दूं, हमने पार्ट 2 में पाकिस्तान के बारे में, साथ में बांग्लादेश के बारे में देखा था कि वहाँ पर किस तरीके से वो देश चल रहा है, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है जिससे वो देश आगे बढ़ रहा है। ओके, और कौन से टाइम पर कौन कौन सी सिचुएशन रही थी। तो बस आज के इस वीडियो में बेसिकली हम नेपाल और श्रीलंका के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नेपाल से। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र देखो, उससे पहले आप ये मैप देखो, यह है समकालीन दक्षिण एशिया, यानी कि दक्षिण एशिया का मैप है। अब यहाँ पर नेपाल कहाँ है, तो ये जो हिस्सा है यह है नेपाल का हिस्सा, यानी कि जो आपको पर्पल या फिर बैंगनी या फिर जामुनी कलर, आप जो भी समझो उस कलर में ये जो हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे नेपाल। ओके, तो ये नेपाल है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। अब समझो, यहाँ पर राजतंत्र भी है और साथ में लोकतंत्र। इसका मतलब ये है कि नेपाल में कभी न कभी राजतंत्र रहा होगा और आज अभी लोकतंत्र है। तो ये कैसे हुआ, ये चेंज कैसे आया, राजतंत्र से ये लोकतंत्र देश कैसे बना, बस इसी जर्नी को हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि कैसे नेपाल के लोगों ने लोकतंत्र को अपने देश में लाया। ओके, कैसे लाए वो। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन के आता है कि नेपाल के लोगों ने लोकतंत्र को किस तरीके से बहाल किया, यानी किस तरीके से लोकतंत्र स्थापित किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेपाल दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है। ओके, आपको बताइए ये दक्षिण एशिया है और इसमें नेपाल भी एक अपनी भूमिका निभाता है। और नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, यानी कि जब नेपाल शुरुआत में कैसा राज्य था, हिंदू राज्य, यानी कि हिंदू जो धर्म है उससे संबंधित लोग यहाँ पर रहते थे। ओके, अब यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र था, यानी कि यहाँ पर शुरुआत में क्या था, राजा का शासन था, पर संवैधानिक था, यानी कि संविधान के हिसाब से थोड़ा चलने वाला शासन था। ये बात सिर्फ कहने की है, क्योंकि वास्तव में क्या था पता है, यहाँ पर कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा भी सही, परंतु वास्तव में यहाँ पर राजा का ही शासन था। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल में राजतंत्र यानी कि राजा का ही शासन था। ऐसा राजा बताता तो ऐसा था कि यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र यानी कि संविधान के हिसाब से राजा काम कर रहा था, पर ऐसा नहीं था। राजा अपनी मन मर्जी चलाता और राजतंत्र यानी कि केवल और केवल सिर्फ राजा का ही शासन चलता था। कहने के लिए सिर्फ था कि संवैधानिक राजतंत्र था। अब ऐसी स्थिति थी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, जो नेपाल की राजनीतिक व आम जनता है वो आवाज उठाती कि सिर्फ नाम का संवैधानिक राजतंत्र होने से क्या होता है, हमें तो लोकतंत्र चाहिए, है ना। तो वो आवाज उठाती। अब जैसे वहाँ की जनता आवाज उठाती, पर दिक्कत क्या थी, राजा ने सेना की सहायता से पूरा नियंत्रण कर लिया था पूरे देश पर। यानी कि जो जनता थी, आम जनता थी, राजनीतिक को समर्थन करने वाले लोग थे, वो आवाज उठाते कि हमें यहाँ पर लोकतंत्र चाहिए, परंतु राजा ने क्या कर लिया था, सेना तो राजा के पास ही थी, तो उसने सेना की सहायता से पूरे शासन पर नियंत्रण करके रखा था। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई, यानी कि लोकतंत्र कायम नहीं हो पाया। अब ऐसी सिचुएशन कैसे लोकतंत्र कायम होगा, पूरी तरीके से राजा का कंट्रोल था। अब ऐसी स्थिति थी, तो इसके लिए क्या हुआ, कुछ दिनों बाद नेपाल में एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन शुरू हो गया, यानी कि मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। यानी कि नेपाल की जनता चाहती थी कि वहाँ पर लोकतंत्र हो, परंतु शासन ने, जो राजा था उसने पूरा शासन को नियंत्रण में ले लिया था, इसलिए वहाँ पर लोकतंत्र कायम करने में दिक्कत आ रही थी। पर एकदम से क्या हुआ, वहाँ पर एक मजबूत यानी बहुत ताकतवर सारे लोगों ने मिलकर लोकतंत्र को समर्थन
समर्थन किया और आंदोलन शुरू कर दिया। अब अगर देश में आंदोलन होगा तो राजा को तो उसके आगे झुकना ही पड़ेगा। तो राजा को उसके आगे झुकना पड़ा और 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली, यानी कि कह दिया कि चलिए अब हमारा देश लोकतांत्रिक संविधान के हिसाब से चलेगा। पर क्या हुआ पता है, ये ज़्यादा दिन चला नहीं, यानी कि नेपाल में ज़्यादा समय तक लोकतांत्रिक कार्यकाल चल नहीं सका। क्यों नहीं चल सका, देखो इसको। क्या होता है कि नेपाल में 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। यानी कि जैसे ही 1990 में लोकतांत्रिक संविधान बनना शुरू ही होता है कि नेपाल में एक विशेष विचारधारा से संबंधित लोग होते हैं माओवादी, जो कि हिंसा का मार्ग अपनाते हैं। ओके, वो मतलब लोग अच्छे होते हैं, वो करना भला चाहते हैं, पर किस तरीके से, हिंसा का मार्ग अपनाकर। उदाहरण से समझो, जैसे कि एक सुनार है, उसके बाद बहुत सारा पैसा है और एक गरीब को उसकी जरूरत है, तो ये माओवादी क्या करेंगे, इस सुनार को मार देंगे, इसके यहाँ से चोरी कर लेंगे या फिर इसको डरा धमका कर इसका सोना लूट लेंगे और गरीब को दे देंगे। तो ये ऐसी विचारधारा वाले लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, नेपाल पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। लोकतंत्र शुरू लागू ही हुआ और उधर से ऐसे लोग आ गए। तो इससे क्या हो गया, राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। इन माओवादी लोगों ने क्या किया, राजा और जो सत्ताधारी यानी कि देश के जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े अभिजन थे, उनके खिलाफ माओवादियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। तो जिस कारण इस वजह से कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय यानी कि तीनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ है राजा, दूसरी तरफ जो लोकतंत्र को समर्थन दे रहे हैं, और तीसरी तरफ आ गए माओवादी, क्योंकि राजा अपना शासन करना चाहते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं कि शांति से संविधान के हिसाब से काम करो, और माओवादी बोलते हैं कि हिंसा के द्वारा काम करो। तो अब इनके बीच क्या हो गया, एक सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया। तो ऐसी स्थिति यानी कि लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। तो ऐसी स्थिति को देखकर 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया, यानी कि संविधान को वापिस से खत्म कर दिया और सरकार को गिरा दिया है कि संसद से ही संविधान चलता है, क्योंकि संसद में जो भी बातें होती हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाता है। तो सरकार भी खत्म कर दी। तो अब क्या हो गया, वापिस से लोकतंत्र हो गया ना खत्म नेपाल में। अब नेपाल में लोकतंत्र खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब बहुत समय तक चीज़ें ऐसी की ऐसी चलती रही, यानी कि राजा का शासन चलता रहा। परंतु जैसे ही 2006 आया, यानी कि 2002 में तो संसद को ख़त्म कर दिया गया था। अब लंबे समय तक 2003, 4, 5, 3 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। पर जैसे 2006 आया, 6 के आते वापस से नेपाल में क्या हो गए, लोकतंत्र के समर्थन वाले आंदोलन शुरू हो गए। लोग वहाँ पर प्रदर्शन करने लग गए कि हमें लोकतंत्र ही चाहिए। अब इस स्थिति में वापस क्या हुआ, वहाँ के जो राजा ज्ञानेंद्र थे वो बाध्य होकर उन्होंने संसद को पुनः बहाल कर दिया, यानी कि वापस से संसद चालू कर दी। 2002 में जिस संसद को भंग किया गया था, 2006 में उस संसद को वापस चालू कर दिया। अब देखो नेपाल में क्या हो गया, वापस से लोकतंत्र आ गया। अब नेपाल में क्या हो गया, लोकतंत्र की आमद अब मुकम्मल हो गई, यानी कि लोकतंत्र शुरू हो गया। लोकतंत्र की जो मांग थी वो मान ली गई। अब लोकतंत्र की मांग मान ली गई तो आपको संविधान बनाना पड़ेगा। तो नेपाल का संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन हुआ, सब चीज़ें तैयार हुई, इतने 2008 आ गया, यानी कि 1-1.5 साल इस चीज़ में बीत गए। और फिर 2008 से ही राजतंत्र को खत्म माना और लोकतंत्र की शुरुआत मानी, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया 2008 में नेपाल। और देखो ये हमने पढ़ लिया, इस तरीके से नेपाल में लोकतंत्र जो था वो कायम हो गया था। पर अभी 2015 में, अभी 5-6 साल पहले ही क्या हो गया था, नेपाल ने अपना नया संविधान बनाया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ हमारे संविधान में कमी है, इसलिए उन्होंने फिर नया संविधान बनाया। ओके, तो बस यही चीज़ थी नेपाल के बारे में। मैं आपको जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, सबसे पहले नेपाल दक्षिण एशिया का देश था और शुरू से वहाँ पर हिंदू समाज के, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग रहते थे। वहाँ पर राजा का शासन था, परंतु लोगों का आंदोलन हुआ और 1990 में वहाँ पर लोकतंत्र अपनाया गया। पर वो थोड़े समय ही चला, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, माओवादी आ गए, उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे राजा को बहुत परेशानी हुई, तो राजा ने संसद को भंग कर दिया। कब, 2002 में भंग कर दिया। और फिर वापस 2006 में नेपाल में लोक समर्थक आंदोलन शुरू हुए, वापस से हमारा लोकतंत्र आया और नेपाल में आज भी लोकतंत्र कायम है। और सिर्फ यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि 2015 में नेपाल ने अपना
अपना एक नया संविधान बनाया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ कमी है। बाकी आज सुव्यवस्थित ढंग से नेपाल में लोकतंत्र कायम है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी यही आता है कि नेपाल में लोकतंत्र किस तरह बहाल हुआ। तो आपको बस ये सारे पॉइंट और ये पूरी की पूरी स्टोरी लिख देनी है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं श्रीलंका की तरफ, यानी कि श्रीलंका में क्या कुछ हुआ, कैसे वहाँ पर लोकतंत्र है ना, वहाँ पर लोकतंत्र है, या फिर वहाँ पर कैसी कैसी समस्या है, कौन सा वहाँ पर जातीय संघर्ष है। एक जातीय संघर्ष के बारे में भी हम पढ़ेंगे श्रीलंका में, तो कौन सा वहाँ पर जातीय संघर्ष है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। देखो सबसे पहले श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, इस लाइन का क्या मतलब है कि वहाँ पर कोई जातीय संघर्ष चल रहा है और वहाँ पर लोकतंत्र है, इसका मतलब यही है। ओके, तो देखो आज़ादी के समय श्रीलंका को सिलोन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में आपको बताया गया है कि जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था उस टाइम पर श्रीलंका को सिलोन नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आज़ादी 1948 के बाद, यानी कि आज़ादी कब मिली थी श्रीलंका को? 1948 में। हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है, उसके थोड़े ही दिनों बाद श्रीलंका भी आज़ाद हो जाता है। तो उस टाइम से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र ही कायम है। जिस तरीके से भारत में लोकतंत्र कायम है ना, सिमिलरिटी, उसी तरीके से श्रीलंका में भी लोकतंत्र कायम है। मतलब ये तो यहाँ पर ही खत्म हो गया कि श्रीलंका में कौन सी प्रणाली चलती है, तो लोकतंत्र चलता है। और शुरुआत से, जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ है तब से चल रहा है। पर यहाँ पर मेन मुद्दा समझना है जातीय संघर्ष का। देखो श्रीलंका में लोकतंत्र चलता है, श्रीलंका आज़ाद होता है, वहाँ पर लोकतंत्र चलता है, पर वहाँ पर एक समस्या है। क्या समस्या है? श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। कौन सी चुनौती है? वो चुनौती है, न तो वो चुनौती सेना की थी और न ही राजतंत्र की थी, क्योंकि राजतंत्र का तो कोई नाम निशान था ही नहीं। सीधा सीधा वहाँ पर तो लोकतंत्र ही बना। ओके, तो न ही सेना की और न ही सेना की, जैसे कि पाकिस्तान में सेना बीच बीच में आ जाती थी, तो न ही यहाँ पर सेना का ऐसा कोई रोल है। तो फिर ये जातीय संघर्ष है क्या? तो श्रीलंका का जातीय संघर्ष समझते हैं। देखो यह जातीय संघर्ष एक गृह युद्ध था, यानी कि श्रीलंका के अंदर होने वाला युद्ध मतलब गृह युद्ध, मतलब श्रीलंका के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उन्हीं के बीच में कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी। देखो तो वो समझते हैं, जो कि श्रीलंका की बहुसंख्यक सिंहली समुदाय तथा अल्पसंख्यक तमिलों के मध्य था। यानी कि यह जातीय संघर्ष या ये जो गृह युद्ध है, ये सिंहली समुदाय और तमिलों के मध्य था। अब ये सिंहली समुदाय कौन है? जिनकी संख्या है ना श्रीलंका में ज़्यादा है और इनका है ना राजनीति पर बहुत दबदबा है। श्रीलंका की जो सिंहली समुदाय है उनका दबदबा है श्रीलंका की राजनीति पर, और ये लोग वहाँ पर ज़्यादा है और ये वहीं के हैं। ओके, सिंहली समुदाय के, इसीलिए तो जो श्रीलंका इसे सिलोन कहा जाता था। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है। और उसके बाद ये अल्पसंख्यक तमिल कौन है, इनको देखते हैं। तो ये जो अल्पसंख्यक है ना, ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आवासित तमिल आबादी के खिलाफ थे। यानी कि जो ये अल्पसंख्यक तमिल है, ये भारत से आए हुए थे। भारत छोड़कर, इनके पूर्वज जो थे वो भारत छोड़कर श्रीलंका चले गए थे, वो वाले तमिल है। तो इनके बीच यह गृह युद्ध है। तो देखो पूरी स्टोरी को ध्यान से समझो। देखो श्रीलंका में जो संघर्ष है कि गृह युद्ध है, ये बहुसंख्यक सिंहली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच है। सिंहली समुदाय वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में है और उनका श्रीलंका की राजनीति पर दबदबा है। और ये जो तमिल है ना, ये कहाँ से आए थे? ये भारत से आए थे, इनके पूर्वज। और ये जो सिंहली समुदाय है, ये इन तमिलों की आबादी के खिलाफ है। यानी कि ये कहते हैं कि ये यहाँ के नहीं हैं, इनको यहाँ से बाहर निकालो। यह और इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं ये सिंहली समुदाय के लोग। ओके, इनके खिलाफ। तो ऐसे यानी कि जो तमिल लोग हैं उनके प्रति जो ये उपेक्षा भरा बर्ताव करते हैं, इससे क्या हुआ? तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। यानी कि लोगों को लगा यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने एक संगठन की स्थापना की, यानी कि जिससे एक उग्र तमिल संगठन लिट्टे की स्थापना हुई। अब ये जो लिट्टे है ना, इस लिट्टे का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में मिल सकता है। लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ओके, तो इसकी स्थापना हुई। तमिलों के साथ जब वहाँ पे बुरा व्यवहार होने लगा तो इसकी स्थापना हुई। तो इसने क्या कर दी? इसने एक मांग रख दी। इसने मांग रखी कि हमें एक अलग देश चाहिए, यानी कि जो भी हमारे पूर्वज आए थे वो वहीं बस चुके हैं, इतने साल हो गए, तो अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें तो एक अलग देश चाहिए, इसकी मांग रख दी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? देखो जो ये श्रीलंका की समस्या थी, ये भारत से जुड़ी हुई थी। कैसे जुड़ी थी?
क्योंकि ये जो तमिल लोग थे ये गए ही कहाँ से थे, भारत से ही तो थे, भारतवंशी लोगों से ही तो ये समस्या जुड़ी हुई थी। तो भारत की जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव होने लगा कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हित की रक्षा करे। यानी कि जो श्रीलंका में तमिल रहते थे और जो भारत में तमिल रहते थे, तो भारत के तमिल भारतीय सरकार को कहने लगे कि हमारे भाई बंधु वहाँ पर रहते हैं और उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, कृपया आप उनकी रक्षा करें। तो इसलिए क्या हुआ, भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की कि भैया ये क्या चल रहा है आपके देश में। ओके, तो भारत की सरकार ने फिर श्रीलंका से समझौता किया तथा श्रीलंका की जो सरकार थी और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा गया। यानी कि श्रीलंका में भारत की सेना को भेजा गया कि आप जाकर वहाँ पर देखो। और वो सेना ऐसी मारकूट करने वाली नहीं, शांति सेना, यानी कि शांति से समझाने के लिए वहाँ पर सेना को भेजा गया। परंतु भारतीय सेना की उपस्थिति श्रीलंका की जनता को कुछ खास पसंद नहीं आई। यानी कि जब इंडिया से यहाँ से शांति सेना भेजी गई तो जो वहाँ के जो लोग थे, श्रीलंका की जो जनता थी, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि ये गलत बात है, मतलब भारत हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। यानी कि श्रीलंका की जनता ने समझा भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है, उनको ऐसा लगा। इसलिए फिर क्या हुआ, 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस बुला ली। उन्हें लगा जब उन्हें हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर भारत वालों ने क्या किया, अपनी शांति सेना को वापस बुला लिया। अब कोई लक्ष्य तो हमारा कंप्लीट हुआ नहीं था, क्योंकि हम तो वहाँ पर समझौता कराने जा रहे थे, पर समझौता हुआ नहीं। तो इस तरीके से ये वहाँ पर श्रीलंका में ये जातीय संघर्ष वहाँ पर चलता है। और क्वेश्चन भी यही आगा कि श्रीलंका का जातीय संघर्ष समझाइए। तो आपको ये सारे पॉइंट जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझा देने हैं। ओके, अगर आप कहें तो मैं अभी यहाँ पर शॉर्ट में वापस पूरी की पूरी स्टोरी समझा देती हूँ। श्रीलंका में दो तरह के लोग होते हैं, एक सिहली समुदाय और एक तमिल। इन सिहलियों का कहना है कि तमिल यहाँ पर नहीं रह सकते और तमिल से बहुत बुरा या उपेक्षा भरा बर्ताव करने लगे। तो यहाँ पर एक संगठन बनाया तमिलों ने, जिसका नाम दिया लिट्टे। और लिट्टे ने मांग रख दी कि हमें एक अलग देश चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जो भारत की इनकी मांग मानी नहीं जा रही थी, तो यहाँ के जो तमिल थे, भारत के तमिल, उन्होंने कहा भारत सरकार से कि ये तमिल हमारे भाई बंधु है, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए भारत ने क्या किया, वहाँ पर सेना भेज दी। कौन सी, शांति सेना, समझौते के लिए। पर वहाँ पर कुछ समझौता हो नहीं पाया, तो वापस से सेना को बुला लिया गया। अब ये गृह युद्ध चला, पर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया। यानी कि जो तमिल का जो ये ग्रुप बना था लिट्टे, ये अपने आप खत्म हो गया। अभी भी वहाँ पर ये गृह युद्ध थोड़ा थोड़ा चल रहा है, पर अभी इतना मतलब उसमें इतना भड़काव नहीं है। ओके, मनमुटाव तो है पर इतना भड़का हुआ नहीं है। तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, जो ये श्रीलंका है ना, इसमें गृह युद्ध तो है, पर इसके साथ साथ बहुत सारी उपलब्धियाँ भी है श्रीलंका की। यानी कि इस टाइम पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं श्रीलंका में। क्या है, देखो श्रीलंका की उपलब्धियाँ। जिस टाइम पर ये जो गृह युद्ध चल रहा था ना, उस टाइम पर भी श्रीलंका की अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को श्रीलंका ने हासिल कर लिया था। उसके साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में श्रीलंका सबसे पहला है। यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, इंडिया में भी कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें इस पर रोक लगानी है, पर हम नहीं कर पाए, अभी तक हम इस पर नियंत्रण नहीं कर पाए। पर श्रीलंका पहला देश बन चुका है, इसने जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया। और उसके बाद दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। आपको पता ही है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण मतलब व्यापार करना किसी अन्य देश के साथ, मतलब मुक्त व्यापार लागू कर देना। कोई भी आकर हमारे देश में व्यापार कर सकता है, हम आपके देश में जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया। और गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों तक इस देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा रहा। तो ये सारी बातें बताने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं समझे कि श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है, वो आपस में भिड़े हुए तो वो प्रगति नहीं कर रहे, वो बहुत प्रगति कर रहे हैं, बहुत आगे निकल चुका है श्रीलंका। तो ये सारी चीज़ें उस चीज़ को प्रदर्शित करती है कि हाँ, वास्तविकता में श्रीलंका काफ़ी आगे निकल चुका है। आज के वीडियो में बस आपको नेपाल और श्रीलंका के बारे में समझाना था। आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ साथ में कमेंट भी कर देना अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।